And welcome back to the channel. So we're back to read this book called Biochemical Aspects of Neurological Disorders, which is first published in 1959 and contains lectures given in 1957 and 1958 at the Institute of Neurology, Queen Square National Hospital. And we began with the chapter called Neurological Disorders in Liver Disease, which has been authored by Mr. Michael Kremer in this book. And we have discussed topics like hepatic coma, portal systemic encephalopathy, virus hepatitis syndromes, jaundice in the newborn. And today we will be discussing the topic given in this book called Kernicterus. And we have also discussed in the previous video a topic called hemolytic disease of the newborn. So let's begin with Kernicterus as described in this chapter. तो कर्निकटेरस जनरली न्यूबॉर्न्स में कब डेवलप होती है? जब उनको ऑलरेडी हीमोलिटिक डिजीज ऑफ द न्यूबॉर्न होता है और ये कंडीशन 3 से 5 दिन के बाद डेवलप होती है बर्थ के। इन्फेंट ऑलरेडी सिवियरली जॉन्डिस्ड होते हैं और लिथार्जिक हो जाते हैं, रेस्टलेस हो जाते हैं और फेब्राइल यानी फीवर हो जाता है। मसल्स उनकी स्टिफ हो जाती हैं और इन्फेंट कैन बी सपोर्टेड ऑन वन हैंड अंडर इट्स बैक। इतनी स्टिफ उनकी मसल्स हो जाती है कि एक हाथ से सपोर्ट बैक पे देखे वैसे ही सपोर्ट हो जाते हैं। रिजिडिटी ग्रेटर होती है इन सम मसल्स, जिसकी वजह से उनको स्टिफ नेक, हेड रिट्रैक्शन एंड ओपिस्थोटोनस पोजीशन। ओपिस्थोटोनस पोजीशन पीछे को कर्व हो जाती है पूरी बॉडी, हेड, नेक, स्पाइन ऐसे। जो पेशेंट की या इन्फेंट की क्राई होती है, रोना होता है, वो हाई पिच्ड क्राई होती है। प्रोट्रूडेड लिम्स होते हैं, स्क्विंट हो जाता है आंखों में, लिड रिट्रैक्शन देखने को मिल सकता है, ट्विचिंग्स एंड कन्वर्जेंस ये देखने को मिल सकते हैं। इन्फेंट हो सकता है, उस वक्त की कंडीशन यही थी कि हो सकता है 12 घंटे के अंदर ख़त्म हो जाते थे एंड 70% जो है 7 दिन के अंदर अंदर ख़त्म हो जाते थे जिनको ये डिजीज़ होती थी। जो सर्वाइव कर पाते थे उनमें ब्रेन डैमेज रह जाता था और साथ साथ मेंटल रिटार्डेशन, सेरिब्रल पाल्सी या एथिटोसिस जैसी कंडीशंस देखने को मिलती थी। एथिटोसिस नाम की कंडीशन में एक अबनॉर्मल मसल कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं बॉडी में और वो ब्रीदिंग मूवमेंट्स कॉज करते हैं, यानी बॉडी को इधर से उधर रोल करते हैं। और उस वक्त क्या ट्रीटमेंट दिया जाता था ऑथर ने वो भी इधर डिस्क्राइब किया है, सो लेट्स डिस्कस दैट एज वेल। प्रीमेच्योर इन्फेंट में ऑथर का कहना है कि रिस्क ऑफ कर्निकटेरस ग्रेटेस्ट होता था बिटवीन द 7th एंड द 10th डेज, बट अपार्ट फ्रॉम दिस क्लिनिकल पिक्चर इज आइडेंटिकल विद द रीसस इन्फेंट, एक जैसी रहती थी। रेस्ड बिलिरुबिन लेवल जो है कॉज है कर्निकटेरस का, ये तब तक एक्सेप्ट किया जा चुका था, तो इसीलिए रीजनेबल वैसे मेजर्स अडॉप्ट करने बहुत ज़रूरी थे जिससे बिलिरुबिन कम हो बॉडी में, उसकी लेवल कंट्रोल में आए ब्लड में। मोर सिवियर वेराइटीज ऑफ हीमोलिटिक जॉन्डिस में क्या करते थे? एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन करते थे अर्ली टू रिप्लेस सेंसिटाइज्ड RH पॉजिटिव सेल्स विद नॉर्मल RH नेगेटिव सेल्स। मेजॉरिटी ऑफ नॉर्मल इन्फेंट्स जो है एक्सपोज नहीं होते थे इस डेंजर से बिकॉज बिलिरुबिन लेवल रेयरली एक्सीड करती थी 12 मिलीग्राम पर 100 ml in the full term infant और 15 मिलीग्राम पर 100 ml in the premature। और कर्निकटेरस के लिए जैसे कि हमने देखा था कि उस वक्त भी ये अज्यूम किया जा रहा था कि 20 मिलीग्राम पर 100 ml से ज़्यादा होना ही चाहिए, तो ये पिछली वीडियोस में हमने डिस्कस किया था, उस वक्त भी इतना अजम्पशन था। ओकेजनली इवन नॉर्मल इन्फेंट में क्या होता था? हायर लेवल्स आर रीच्ड एंड कर्निकटेरस सुपरवीन्स। लार्ज डोजेस ऑफ विटामिन के एनालॉग जो है आर रेप्यूटेड टू बी अनफेवरेबल एंड ब्रेन डैमेज बाय एनॉक्सिया में एक्सेंचुएट फर्दर ब्रेन डैमेज बाय बिलिरुबिन। प्रीमेच्योर इन्फेंट में विद इमेच्योर लिवर bilirubin level goes up on rising to the 7th day and the risk increases steadily। डीप जॉन्डिस बहुत ज़्यादा डेंजरस होता था और होता है, तो probably the exchange transfusion should be as effective in these infants as in those with hemolytic disease। दिस इज रिपोर्टेड टू बी द केस, और ऐसा तब ऑब्जर्व किया गया कि ट्रांसफ्यूजन एक बहुत अच्छा साधन बन गया
ऐसे पेशेंट्स को बचाने में, चाहे वो नॉर्मल इन्फेंट रहा हो, प्रीमेच्योर इन्फेंट रहा हो, हीमोलिटिक डिजीज से सफ़र कर रहा हो, कार्निटिक टेरस से सफ़र कर रहा हो। ऐसे ट्रांसफ्यूजन से बिलीरुबिन जो है ब्लड से रिमूव किया जा सकता था और एक लिबरेशन फ्रॉम द टिश्यू फ्लूइड्स पेशेंट को मिल सकता था। तो ये ट्रीटमेंट जो बेसिकली अर्ली ब्लड ट्रांसफ्यूजन का ट्रीटमेंट जो है उस वक्त इफेक्टिव था काफ़ी, हीमोलिटिक डिजीज ऑफ द न्यूबॉर्न में भी, कार्निटिक टेरस में भी और भी ऐसी सिमिलर कंडीशंस में भी। सो इतना ही दिया हुआ है इस चैप्टर में कार्निटिक टेरस के बारे में। नेक्स्ट जो इन्होंने टॉपिक कवर किया है दैट इज गैलेक्टोसीमिया, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग ऑन दिस चैनल। प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू मेंशन योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।